हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशाराम चौधरी और जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आज हम आपको एक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एम्स जोधपुर के एक ऐसे स्टूडेंट से जिसकी नीट में बहुत बढ़िया रैंक थी और ये एम्स जोधपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। ठीक है, हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मेरा नाम हार्दिक वी करमोर है। मैं जामनगर गुजरात से हूँ और मैं एम्स जोधपुर में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरी नीट यूजी रैंक 225 रही थी। 225वीं रैंक। और आज हम हार्दिक से ये बात करेंगे कि इन्होंने 225 रैंक कैसे पाई, इन्होंने किस तरह से स्ट्रेटजी क्या थी इनकी, किस तरह से स्टडी की। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम हार्दिक से ही पूछेंगे। बात आ जाती है, सबसे पहले ये बताओ कि 11th और 12th जो तुमने की थी ये कहाँ से की थी? मैंने 11th और 12th जामनगर से ही की थी। मेरी स्कूल का नाम था कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी विद्या मंदिर। मैंने उधर से अपने स्कूल प्राइवेट स्कूल था? हाँ, प्राइवेट स्कूल था। और साथ में कोचिंग थी, डेडिकेटेड क्लासेस की, उधर से मैंने कोचिंग की थी। मैंने डेडिकेटेड क्लासेस, ये मतलब कोई अलग से कोई ऐसी? हाँ, अलग से कोचिंग थी, मतलब स्कूल और फिर उसके बाद मैं कोचिंग जाता था मैं। ओके, तो मतलब 12th के जस्ट बाद में, मतलब 12th के साथ में तुम्हारा सिलेक्शन था? हाँ, 12th के साथ ही मेरा सिलेक्शन था, मतलब बोर्ड का जो ईयर था उसी साल में मेरा सिलेक्शन था। ओके, बहुत बढ़िया बात है ये तो कि 12th के साथ में सिलेक्शन। तो इसमें जो तुमने कोचिंग ली थी डेडिकेटेड कोचिंग का नाम है डेडिकेटेड कोचिंग? हाँ, डेडिकेटेड क्लासेस। डेडिकेटेड क्लासेस। तो इसमें उन्होंने पूरा नीट पैकेज करवाया था या अलग अलग करवाए थे? नहीं, पूरा 2 साल का पूरा नीट का पैकेज ही खरीदा था। मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस होते थे, टेस्ट होते थे और रेगुलर जो ऑफलाइन जो क्लासेस रहते थे वही था। नहीं, तो इसमें ये था कि जैसे कि आपने मतलब जो ऐसे स्कूल चलता था उसी के साथ में आप कोचिंग की क्लासेस भी चलती थी या जस्ट कोचिंग का मॉड्यूल थे? स्कूल और कोचिंग दोनों अलग अलग थे। हाँ। स्कूल हमारे से बोर्ड की प्रिपरेशन कराता था। हाँ। और नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने डेडिकेटेड क्लासेस की कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। बहुत बढ़िया, मतलब कि 12th के साथ में हो जाना बहुत बढ़िया रहता है ना। और एक ये भी रहता है कि जस्ट 12th के बाद में सिलेक्शन हो गया। और डेडिकेटेड क्लासेस का नाम तो वैसे मैंने सुना नहीं, लेकिन अच्छी कोचिंग रही होगी अगर तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन है तो ये बताओ कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या था मतलब पढ़ने का? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे का यही रहता है कि अगर हमें एम्स में जाना है तो क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। तो क्या टाइम टेबल था? मेरा जनरली बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रहता था। सच बताऊं तो सुबह 7:30 से 2 बजे तो मेरा स्कूल का टाइम रहता था। हाँ। फिर 3:30 to 8 o'clock मेरे कोचिंग रहते थे। ऑल्टरनेट डेज पे कोचिंग रहते थे, मतलब कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तक। हाँ, फिर बाकी के बचे दिन जो होते थे वहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी करता था। फिर रात को डिनर के बाद 9 बजे से फिर 2 या 3 घंटा, जितना मेरा मूड पर डिपेंड हो उतना पढ़ लेता था। और ज़्यादातर मैं वीक डेज पे मंडे टू फ्राइडे जो करंट सिलेबस जो चल रहा है उस पर ध्यान देता था। और सैटरडे संडे कोई जो बैकलॉग है, कोई रिवीजन करना है, कोई वीकली टेस्ट है, उसके प्रिपरेशन में करता था। मतलब कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, सिली लग सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कि कितनी बजे लगभग सो जाते थे? फिक्स नहीं रहता था मेरा, पर मैं ट्राई करता था कि 12 या फिर 1, मैक्स टू मैक्स में 1 रखता था। जनरली मैं 12 बजे सो रहा था क्योंकि फिर दूसरे दिन मेरा स्कूल जाना था तो जल्दी उठना पड़ता था स्कूल के। तो लेट नाइट स्टडी जो होती है वो प्रेफर करते हो या नहीं करते हो? लेट नाइट, हाँ, बेसिकली लेट नाइट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में से जल्दी नहीं उठा जाता। ये तो स्कूल के बहाने में उठ जाता था, पर वरना ऐसे में वो स्कूल से ओके। तो मतलब अर्ली मॉर्निंग स्टडी जो है कि ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, लेट नाइट ज़्यादा? हाँ, लेट नाइट ज़्यादा प्रेफर करता था। तो ये था। बाकी एक टाइम टेबल का रहता है हर एक का कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो सबका अलग अलग व्यू है। जैसे हार्दिक ने उसको बताया है टाइम टेबल, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी हार्दिक से हम पूछ लेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि मैंने भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे टाइम टेबल बनाए थे। 5 से 6 बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, लेकिन ऐसा होता था 5 बजे उठना है, बट वो एक दिन होता था, 2 दिन होता था, 2 दिन उसके बाद टाइम टेबल कहाँ जाता था वो पता नहीं। ऐसे तो मैंने बहुत सारा टाइम टेबल है कि लेट नाइट पढ़ना या फिर अर्ली मॉर्निंग पढ़ना, ऐसे टाइम टेबल बहुत मैंने ट्राई किया है। और ये ट्रायल एंड एरर से आपको पता चलता है कि आपके लिए इफेक्टिव टाइम टेबल क्या है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टाइम में इफेक्टिव आपको लगते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो तीनों का थोड़ा बता दीजिए कि उस टाइम में वो इफेक्टिव रहते हैं। फिजिक्स तो मेरे को लगता है कि ऑल टाइम इफेक्टिव है। जब मेरे को बोर लगता था किसी केमिस्ट्री या बायोलॉजी से तो मैं फिजिक्स लेके बैठ जाता था। बायोलॉजी ज़्यादातर तो मेरे को सुबह या फिर मैं रात को पढ़ता था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा बायोलॉजी तब लगता था। केमिस्ट्री दोपहर को या फिर शाम को मैं केमिस्ट्री लेके बैठ जाता था। और फिजिक्स के लिए कोई ऐसे कोई टाइम नहीं रखता था, क्योंकि फिजिक्स मेरे को हर बार हमेशा अच्छा ही लगता था। इसलिए ऐसे कोई नहीं, फिजिक्स एक ऐसा भी है कि उसमें याद करने का कम रहता है। हाँ। तो मैं हमेशा ही जैसे कि बोलता रहता हूँ मेरे वीडियो में कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप दूसरी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। हाँ। तो वहाँ फिजिक्स ट्राई कर सकते हैं। हाँ। बायोलॉजी के लिए क्या होता था कि मैं घर में मम्मी पापा फैमिली के साथ रहता था, तो रात को थोड़ा शांत टाइम रहता था। हाँ, इसलिए रात को बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा मैं भी वही बोल रहा था, बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हाँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तब इसे चीज़ें आसानी से याद रहती है। इसलिए मैं रात को 10, 11, 12 बजे तक बायोलॉजी पढ़ता था। चलो,
तो बायोलॉजी पढ़ते वक्त तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? क्योंकि बायोलॉजी को याद करना एक मुश्किल काम हो जाता है, एनसीईआरटी को पढ़ना है या मॉड्यूल्स पढ़ना है या ज़्यादा एमसीक्यू करने। टोटल अगर किसी को नीट के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? एक्चुअली क्या था, 11th में आया था तो पहले 11th में कोई भी बच्चा आता था तो उनको नीट के लिए मॉड्यूल्स करने लगते हैं। हाँ, जो वो गलती मैंने भी की थी कि मैं सिर्फ मॉड्यूल पे स्टिक था। हाँ, और 12th पे आके मेरे को रियलाइज हुआ कि ना टेक्स्ट बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए बच्चों को ये मैं बोलूंगा कि पहले आप टेक्स्ट बुक करें। हाँ, जैसे टेक्स्ट बुक में से कौन सी टेक्स्ट बुक? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि नीट जो एनटी है वो भी वही यूज़ करता है, एनसीईआरटी यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे कोचिंग में लेक्चर्स हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2 या 3 बार एनसीईआरटी रिवाइज करें या फिर अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद मॉड्यूल पे जंप करें। ऐसा नहीं कि आप मॉड्यूल ही पढ़ते जाओ और एनसीईआरटी स्किप कर दो। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि इस बार 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में से 90 और 90 सारे एनसीईआरटी से, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये ऐसा है कि हमें कोचिंग, अगर हमें जा रहे हैं तो हमें कोचिंग से फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हैं नहीं जा रहे वो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपने एनसीईआरटी कितना पढ़ा है। क्योंकि हार्दिक जैसे बता रहा है कि 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो थे लगभग एनसीईआरटी से थे। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ लेते थे तो आपके 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो यहाँ कोचिंग का कोई ज़्यादा रोल जो कि बायो में नहीं रहता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बायो में कोचिंग का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो देख, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में हम पूछ लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या रहा था, मतलब कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए? बेस्ट टाइम क्या रहेगा केमिस्ट्री के लिए बता। केमिस्ट्री के लिए मैं दोपहर को या फिर शाम को ज़्यादा अपना टाइम देता था। और जो मेरे कोचिंग में जो पहले नोट्स थे टीचर्स के, मैं ज़्यादातर कोशिश करता केमिस्ट्री के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। क्योंकि केमिस्ट्री में से बहुत सारे चैप्टर्स है जो हमें मगअप करने सिंपली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो जितनी चीज़ें कम से कम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको मगअप ना करना पड़े चीज़ें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एलएन की मॉड्यूल सॉल्व करता था, अपने कोचिंग क्लासेस की मॉड्यूल सॉल्व करता था, और साथ ही साथ नीट, एम्स और जेईई के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंस देता था। और एक बात की, केमिस्ट्री की 12th की पर्टिकुलर केमिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है वो भी बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी जो है वो केमिस्ट्री की 12th की एनसीईआरटी। हाँ, 12th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th की भी एनसीईआरटी अच्छी है, पर मैं 12th को मेरे को लगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से चीज़ें दी हुई है। बिल्कुल। और फिजिक्स का अगर बोले तो? फिजिक्स में मेरे जो कोचिंग के टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। हाँ। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट उधर से क्लियर करके आता था। और फिजिक्स में मेरे को कोई भी चीज़ें याद करनी नहीं पड़ती थी, फिर घर आके मैं सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और मैंने फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा भी सॉल्व की थी, क्योंकि मैं फिजिक्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं जेईई और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी किया करता था। ओके, तो यहाँ पे एक डाउट जो है कि दूर कर देते हैं बच्चों का, क्या नीट में या एम्स में सिलेक्शन लेने के लिए एचसी वर्मा सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, एचसी वर्मा सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ। ये तो आपका क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बात है। अगर आप नीट के, एम्स के टेक्स्ट बुक और जेईई के कुछ क्वेश्चन लगा लो तो आपके क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर आपके पास अगर टाइम मिले या फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो तब आप एचसी वर्मा जा सकते हो, वो ऑप्शनल चीज़ें हैं। तो आप ये बताओ कि आपकी ओवरऑल जो नीट के प्रिपरेशन का 2 साल का जो फेज था, इसमें पूरे 2 साल के फेज में ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? स्टार्टिंग में मेरी ये थी कि मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखूं। हाँ। थियरी बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके, अच्छी हो सके, मैं उतनी कोशिश करता था। साथ ही साथ कोई जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जो मैम या फिर जो टीचर जो क्वेश्चन करवाते हैं वो क्वेश्चन करता था। तो इनिशियली मेरा थियरी पे ज़्यादा ध्यान था एज कम्पेयर टू क्वेश्चन। तो मिडल ऑफ द फेज आया कि जब तब मैं क्वेश्चन और साथ ही साथ थियरी दोनों को बैलेंस करता था, कि जो क्वेश्चन नहीं आते उसकी थियरी वापस पढ़ ली और फिर वापस क्वेश्चंस करने लगे। तो वो, और लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो थे वो तो सॉल्व करने ही हमें। फिर बहुत सारी टेस्ट को, मतलब कि मैं 2-3 दिन में टेस्ट देता था, कभी कभी रोज़ टेस्ट देना, वीकली टेस्ट देना, इसलिए ऐसे प्रिपरेशन चलती गई। पहले थियरी, एक बार आपकी थियरी क्लियर हो गई, फिर क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चन हो गए तो फिर आपकी टेस्ट प्रैक्टिस। ओके, ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बताया, तो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए लगभग? प्रीवियस ईयर्स एटलीस्ट आपके 15 से 20 ईयर्स के, जो लास्ट 20 ईयर्स के पेपर ईयर्स के क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए। फिर वो वापस चैप्टर पे डिपेंड करेगा कि कोई चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज रहता है तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, किसी से कम। तो आप कोशिश कीजिए कि अब 20 ईयर्स के मिनिमम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लें। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं पूछना चाहूँगा, यूजुअली बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है कितनी बार पढ़ना चाहिए, या फिर कितनी बार तुमने पढ़ी थी? जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लीजिए। तुमने कितनी बार पढ़ी थी? मैंने तो चैप्टर वाइज डिपेंड करता है, मैंने एनिमल किंगडम तकरीबन 10 से 15 बार पढ़ा होगा। तो मतलब कि ऑन एन एवरेज मैंने हर एक चैप्टर 8 से 9 बार, तो 8 बार तो पढ़े ही होंगे। मतलब जो कि बायोलॉजी के जैसे आप 11th देखें, 12th देखें, तो दोनों बुक 8-8 बार लगभग कंप्लीट हो चुकी है एवरेज। हाँ, वो आपको करनी ही है अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि नीट के बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आते हैं।
पर क्या होता है कि ऑप्शन बहुत रिलेटेबल होते हैं, इसलिए अपने जब तक अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के ना रखे हो तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों से ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनसीईआरटी पढ़े और बायोलॉजी में और कुछ चीज़ें ना पढ़े, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखिए थोड़ा। ये पूछना चाहूँ कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी बुक प्रेफर अगर करना चाहें तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैंने तो मॉड्यूल्स की थी, मैंने एलन की मॉड्यूल्स भी मैं सॉल्व करता था और कोचिंग की मॉड्यूल्स भी। फिजिक्स से मैंने बताया कि एचसी वर्मा प्लस टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक के भी एग्जाम्पल क्वेश्चन जो पास्ट के जो मतलब पीछे के जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। केमिस्ट्री के लिए मैंने ज़्यादातर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से की थी, मतलब इन शॉर्ट सारी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से की थी, मतलब एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी से की थी और मेरी जो मॉड्यूल्स थी मैंने वही सॉल्व की थी। बायोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है एमटीजी का, वो आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिए होते हैं। तो आप अगर टेक्स्ट बुक करें, अपनी कोई भी कोचिंग की मॉड्यूल्स करें और साथ ही पास्ट के क्वेश्चन करें तो मेरे को लगता है वो सफिशिएंट है हर एक सब्जेक्ट। तो हार्दिक ये बताइए कि जैसे कि एग्जाम, जैसे नीट का एग्जाम जो अटेम्प्ट करने गए थे तो उसमें आपका क्या था, मतलब प्री एग्जाम प्रिपरेशन और पोस्ट एग्जाम तो कोई ठीक है एग्जाम हो गया उसका तो कोई रहता नहीं, मतलब प्री एग्जाम और एग्जाम ये आपकी प्रिपरेशन कैसी थी और कैसा आपका स्ट्रेटेजी था? ओके, एग्जाम के एक दिन पहले तो मैंने अच्छी से नींद ली थी, मैंने तकरीबन शाम के 6-7 बजे से पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। फिर मेरा सेंटर 2-3 घंटा दूर था तो मैं सुबह जल्दी निकल गया था 5-6 बजे के अराउंड, और मैं एग्ज़ाम हॉल में 11 बजे पहुंच गया था और पेपर था 3 घंटे बाद, मतलब 2 बजे हमारा पेपर था। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़े ना, अच्छी सी नींद ले और फिर अपने जो एग्जाम सेंटर है थोड़ा टाइमली पहुंच जाए, लेट ना पहुंचे। मतलब तुम ज़्यादा ही टाइमली पहुंचे? मैं ज़्यादा टाइमली पहुंच गया था, कोविड के कारण हमें जल्दी बुला लिया था, वो सब भी था, पर आप टाइम से कंफर्टेबली आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, अच्छे से खाना खाएं, जो अपना रेगुलर जो खाना है रोटी सब्जी है और थोड़ा क्या बोलते हैं कि पानी वानी, अच्छा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के मैंने जो 11 से 2 घंटे मैंने निकाले, मैं नर्वस नहीं था पर वो निकालना काफ़ी मेरे लिए बोरिंग था, कि काफ़ी बोरिंग था, क्या था क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोच तो थी, पर वो टाइम पे आपको घबराना नहीं है और आपने क्या क्या पढ़ा वो भी सोचना नहीं है, बस आपके अपना फेवरेट कोई भी टॉपिक है कोई उस पर सोचो, क्योंकि चीज़ें रिकॉल करने जाए एक चीज़ रह जाती है तो स्ट्रेस कर देती है। तो मतलब आपको जितना टाइम एग्जाम के पहले कुछ सोचना नहीं है, कोई अच्छी कोई यादें जो भी हो आप सोच सकते हो। एग्जाम के टाइम मतलब 2 से 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए, फिर मैंने फिजिक्स के अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन अटेम्प्ट के दौरान ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करनी, अनवांटेड नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। मैंने एकदम काम रह के पेपर अटेम्प्ट किया जो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। अगर मैं नर्वसनेस के कारण अगर हड़बड़ा जाता तो मेरे सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते। बिल्कुल यही रहता है कि कॉन्फिडेंस वाला एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो थोड़ा अपने को थोड़ा कूल रखे और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे। पहले मैंने क्या किया कि सारे जो क्वेश्चन आ रहे थे मैंने अटेम्प्ट कर लिए और साथ ही साथ में ओएमआर भरता गया, वरना क्या था कभी कभी बच्चे क्वेश्चन छोड़ दे उसके बाद ओएमआर मतलब ओएमआर में क्वेश्चन स्किप रह जाता है तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मतलब तुम कौन सा मेथड प्रेफर करते हो? हाँ, तो पहले मैं कि क्वेश्चन आपका जो कंफर्म 100% श्योर है उसमें ओएमआर मैंने भर दी थी, उसी टाइम भर दी। हाँ, फिर मैंने ऐसे फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। फिर सेकेंड राउंड में मेरे को जो क्वेश्चन आते थे पर थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगना या फिर थोड़ा डाउट रहना वो क्वेश्चन सॉल्व किए, और एकदम लास्ट तो मतलब कि जो मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ा फिर वो क्वेश्चन मैंने किए थे। तो बेसिकली बायो तो मेरा फर्स्ट या सेकंड राउंड में हो चुका था, मेरा केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स जो था उसके मैंने 3 राउंड में मैंने पेपर सॉल्व किया था, और मेरा लकीली मैंने पेपर 10 मिनट पहले कंप्लीट कर दिया था ओएमआर शीट भरने के साथ। ये तभी हो पाया कि मैं कूल रहा, थोड़ा काम रहा। तो मैं भी बच्चों से यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी थोड़ा रिलैक्स रहे पेपर के दौरान। बिल्कुल, जो रिजल्ट जो है इसका कि मतलब जैसे कि हार्दिक का कि बायो में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कितने क्या स्कोर आया वो हम आपको बताने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट कंफर्टेबल लगता है, मतलब पेपर के वक्त तो मेरे को सबसे कंफर्टेबल केमिस्ट्री रखा था, क्योंकि केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द चीज़ें टेक्स्ट बुक से थी, ज़्यादातर सेम, मतलब कि इस पेपर में सारी चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक से ही थी, इसलिए मेरे को केमिस्ट्री अच्छा कंफर्टेबल लगा। फिर मेरे को बायोलॉजी लगा, और फिजिक्स में मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी सिली मिस्टेक कर रहा था तो फिर वो मेरे को थोड़ा परेशानी की थी, पर एंड ऑफ द डे सब पेपर ओवरऑल पेपर अच्छा गया था मेरा। तो मतलब ये रहता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं अगर नहीं बन रहे, जैसे आपने बताया कि 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। फिर उस टाइम पे नर्वस नहीं होना, उस टाइम पे हड़बड़ाना नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ दो आप और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन में आप एक तो आप क्या कि एंजाइटी आपके पीक पे होगी, और फिर आप अगर वो ज़्यादा टाइम लेगा तो आपके पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो वो क्वेश्चन छोड़ दो एट दैट मोमेंट। तो फिर आप क्या होगा, पीछे क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे आने लगोगे तो आपको वापस से कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हो जाएगा, और फिर मेरे दूसरे क्वेश्चंस भी जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो भी मेरे सॉल्व हो गए थे।
सिलेक्शन वगैरह हो गया, वो सब हाँ। प्रिपरेशन की बातें थी, हाँ। वो तो सब हमने मतलब बच्चों को बताया हाँ। कि आगे आने वाले हैं कि क्या क्या मतलब प्रिपरेशन का होना चाहिए। अब जैसे अब सिलेक्शन हो गया, अब यहाँ पे आ गए हो, तो ओवरऑल एम्स जोधपुर में कैसा लगा? एम्स जोधपुर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ। मेरे न्यू फ्रेंड्स भी बन चुके हैं इधर पे। इधर का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको काफ़ी मदद नहीं, मिलेगी। अभी इन्वायरमेंट इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी का माहौल नहीं है, उसके अलावा दूसरा इन्वायरमेंट बताओ। मतलब कि क्या बोलते हैं कि इधर के जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कोविड के कारण बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी हुई नहीं है, हाँ। पर हम लोग बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करेंगे नई नई एक्टिविटीज़ का। बिल्कुल। इंटरेक्शंस टीचर से, सीनियर से, अपने कलीग सीनियर से इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हाँ। कॉलेज में आने से पहले भी तुम्हें थोड़ा सा वो रहा होगा। हाँ, थोड़ा तो वो रहता हर है। एक का क्वेश्चन रहता है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताओ। सीनियर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि बातें सीनियर सामने से अप्रोच करते हैं, मतलब हाँ। कि क्या दिक्कत है तो पूछते हैं। हाँ। अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम सीनियर के पास जा सकते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई के रिलेटेड कोई क्लब ज्वाइन करना है, खेलने कूदना, अदर रैगिंग एक्टिविटीज। वगैरह के बारे में बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में बहुत रैगिंग होती है, उसके हाँ। बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ, पर नहीं, एम्स जोधपुर में बता दूँ कि रैगिंग फ्री कैंपस है। यहाँ पे कोई रैगिंग कोई कुछ नहीं होता। हाँ। बस सीनियर के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, आप बातें करते हो, बस वही रहता है। रैगिंग वैगिंग ऐसा कुछ। देखिए, ये तो तुम्हारा था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एग्जाम का जितना भी तुमने बताया, बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी। एट लास्ट और कुछ तुम्हें बताना चाहते हो कि मतलब प्रिपरेशन के टाइम कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना चाहो तो? हाँ, तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि मैं कोटा से या फिर कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, और जितना मुझे पता है कि प्रिपरेशन के वक्त हर एक के डे सेम नहीं होते, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इसी मतलब पीरियड के दौरान आपको फोकस रहना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसी के साथ यही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर अपना वो देना ट्रेलर।